नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनंत राज लिमिटेड और अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। देखा जाए तो अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड का अनंत राज लिमिटेड के साथ डीमर्जर हुआ है पिछले साल ही। और एक और इंटरेस्टिंग घटना हुई है इन कंपनीज में। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर ने एक बड़ा स्टेक लिया है। निश्चित ही उनका कुछ सोच होगा, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसके शेयर प्राइस में इमीडिएट हाइक देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो में हम इन शेयर्स का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे इनका बिजनेस में हो या शेयर रिटर्न में हो। अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड का अनंत राज लिमिटेड के साथ क्यों डीमर्जर किया गया, इस पर भी एक हम नजर डालेंगे। और हम देखेंगे इन कंपनीज का फ्यूचर क्या रह सकता है और किसी भी इन्वेस्टर को क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग को ट्राई कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पर ना सिर्फ आप फ्री में डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बल्कि अच्छी सर्विसेज भी ले सकते हैं। अनंत राज लिमिटेड के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 1969 में स्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद से रियल इस्टेट में ये कंपनी इंगेज है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कुछ काम करती है। इस कंपनी के पास एनसीआर के अराउंड करीब बहुत बड़ा लैंड बैंक है और देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंक होल्ड करने वाली कंपनी है। इसके करंट बिजनेस की बात किया जाए तो ये कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आईटी पार्क, होटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, रेसिडेंशियल और सर्विस अपार्टमेंट और भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड करती है और सेल करती है। आगे बढ़ते अब हम देख लेते हैं अनंत राज लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, चाहे इसके बिजनेस ग्रोथ हो या इसका शेयर ग्रोथ हो। अनंत राज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ओवरऑल पिक्चर हम देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो 10 साल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। 3 साल में इसने सेल्स ग्रोथ में निगेटिव 16% दिखाया है, 5 साल में निगेटिव 11% और 10 साल में निगेटिव 1%। यानी ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का पिक्चर देखा जाए तो पिछले 10 साल में कंपनी के बिजनेस में डिटोरिएशन ही देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अगर पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड आप खंगालें तो रियल एस्टेट बहुत ही खराब दौर से गुजरा है और जो भी कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है हार्डली किसी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डाला जाए तो कंपनी तो लगातार प्रॉफिट करते आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में निगेटिव 31% दर्ज किया गया है, 5 साल में इसने निगेटिव 30% का ग्रोथ दिखाया है, 10 साल में निगेटिव 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंपनी में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निगेटिव दर्ज होता है तो उसके प्रॉफिट ग्रोथ पर भी उसका असर पड़ता है और उसका इम्पैक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर भी पड़ा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखा जाए तो पिछले 1 साल में इसके शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और करीब 150% के आसपास रिटर्न दिया है अपने शेयर इन्वेस्टर को। 3 साल में इसने 12% का सीएजीआर दिया है, 5 साल में 21% का, जबकि 10 साल का यहाँ पर कंप्लीट डेटा ना होने की वजह से 0% डिटेल दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डाला जाए तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि 1 साल में इसने 1% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, 3 साल में 1%, 5 साल में 2% और 10 साल में भी 2%। लेकिन जब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और उसके बेसिस पर इसके शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो निश्चित ही उसका बैलेंस शीट देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर आपको बैलेंस शीट के माध्यम से ही निकल कर आता है। बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 से लेकर सितंबर 2020 तक, लेकिन हम इसका कंपैरिजन करेंगे मार्च 2009 से लेकर मार्च 2020 तक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे कंपैरिजन किया जा सकेगा। मेन एस्पेक्ट को कवर करते हुए हम नजर डाल लेते हैं रिजर्व पर। यहाँ पर 3242 करोड़ रुपया देखने को मिल रहा है मार्च 2009 के डेटा के हिसाब से, और अगले कुछ साल इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, 3477, 3667 और ये कंटिन्यू रहता है मार्च 2018 तक, क्योंकि यहाँ पर बढ़ के 4076 तक होता है। उसके बाद से इसमें बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है मार्च 2019 के डेटा के हिसाब से, और ये 2442 करोड़ हो जाता है। अगले साल भी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और ये मार्च 2020 में 2426 करोड़ हो जाता है। बोरोइंग इसके पास यानी कंपनी पर 210 करोड़ का कर्ज हुआ करता था मार्च 2009 में। यहाँ पर बीच में कमी तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगले कुछ सालों में लगातार वृद्धि आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन
स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो एक बार के लिए बढ़ के 2600 करोड़ हो जाता है मार्च 2018 में। लेकिन उसके बाद से कंपनी कुछ काम करती है अपने कर्ज को कम करने के लिए, और अगले साल इसका 1591 करोड़ हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि 1688 करोड़ ये हो गया है मार्च 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आया था। अदर लायबिलिटीज पे नजर डाला जाए तो 215 करोड़ से स्टार्ट होता है और सेम पीरियड में बढ़ के ये 414 करोड़ हो जाता है। यहाँ पर ये देखना जरूरी है, रिजर्व से अगर हम इसके बोरोइंग और इसके अदर लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या पिक्चर निकल कर आता है। 2426 करोड़ से बोरोइंग और अदर लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो भी कंपनी के पास 400 करोड़ रुपए का रिजर्व बचता है। और मुझे ऐसा लगता है जो इसका मार्केट कैप है और जो इसका बिजनेस है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पर भी निराशा देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्च 2009 में इसका मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% आया था और इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो मार्च 2020 में आकर 1% हो जाता है। किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से नीचे है तो काफी खराब माना जाता है। इसलिए इसके बेसिस पर तो कहा जा सकता है कि कंपनी ये फिलहाल फंडामेंटली कमजोर नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ और डेटा जब हम देखेंगे, ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्या इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर ने पिछले कुछ सालों में अपना होल्डिंग बढ़ाया है, क्योंकि ये करीब 63.5% जो हुआ करता था मार्च 2018 में, वो बढ़ के दिसंबर 2020 का जो इसका लेटेस्ट डेटा है 65% हो जाता है। और यहाँ पर करीब 1.5% आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग में। एफआईज की होल्डिंग में यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 0.9% से घट के करीब 6.53% हो जाता है। डीआईज की होल्डिंग शुरू से ही ना के बराबर है और ये 0.21% से घट के 0.02% हो जाता है सेम पीरियड में। पब्लिक की होल्डिंग जिसमें रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई जाते हैं, ये 27.32% हुआ करता था मार्च 2018 में, और इसमें मामूली बढ़त देखने को मिल रही है जो लास्ट डेटा इसका आया है दिसंबर 2020 में, क्योंकि ये 28.41% हो गया है। क्रॉस लिस्ट में एक ही चीज इस कंपनी के फेवर में निकल कर आती है, इसका जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है इसके बुक वैल्यू से मात्र 0.52 टाइम्स चल रहा है। कॉन्स का लिस्ट यहाँ पर काफी लंबा है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी खराब सेल्स ग्रोथ दिखाया है और ये निगेटिव 10.5% के आसपास रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफी पुअर है और पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से 1.31% निकल कर आ रहा है। ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। पिछले कुछ सालों में जो कंपनी ने अपना अर्निंग रिपोर्ट किया है उसमें से 23.33 करोड़ इसका अदर इनकम के थ्रू आ रहा है। डिविडेंड पे आउट भी इसका बहुत अच्छा नहीं है और ये मात्र 11.73% निकल कर आ रहा है प्रॉफिट पर, अगर पिछले 3 साल के डेटा को देखा जाए तो। अनंतराज लिमिटेड का मार्केट कैप 1288 करोड़ है और ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। स्टॉक पीई भी यहाँ पर निगेटिव ही हिंट दे रहा है, क्योंकि ये 115 नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका पुअर है, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ये 1.07% निकल कर आ रहा है। इसके शेयर प्राइस 43 रुपया 60 पैसा पर चल रहा है और बुक वैल्यू इसका 84 रुपया 10 पैसा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से काफी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका खराब है और ये करीब 1% के आसपास निकल कर आ रहा है। डिविडेंड ये कंपनी अच्छा नहीं देती, जैसा कि हमने कॉन्स लिस्ट में देखा, और डिविडेंड यील्ड इसका मात्र 0.18% निकल कर आ रहा है। दोस्तों ये तो रहा अनंतराज लिमिटेड का फंडामेंटल। आगे बढ़ते अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। अनंतराज लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स भी इसका रेड जोन में है, क्योंकि एफडी रेट्स के अगेंस्ट में ये शेयर अच्छा रिटर्न नहीं देता है और उससे काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में। ये कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड भी नहीं देती है, इसलिए ये भी रेड जोन में है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर ग्रीन जोन में है, यानी ये शेयर अभी ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए कोई भी इसको कंसीडर कर सकता है बाई करने के लिए। ये एएसएम लिस्ट में है, इसलिए यहाँ पर भी रेड फ्लैग है। पिछले 1 महीना में इस शेयर ने करीब 23.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो इसने करीब 155% का रिटर्न दिया है। इस शेयर का मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो डेटा दिया हुआ है सितंबर 2006 से लेके करंट टाइम तक, और पिछले 14-15 सालों में इस कंपनी ने निराश ही किया है अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि अगर कोई 14-15 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया रहता और अब तक बना रहता तो उसको करीब 52.5% के आसपास लॉस बियर करना होता। इस पीरियड में इसका लोएस्ट प्राइस 6.95 रुपया रहा है, जबकि इसका हाईएस्ट प्राइस 211.39 रुपया रहा है। इसके करंट प्राइस को यहाँ से हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को
अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना होगा, ना सिर्फ सेल्स में बल्कि प्रॉफिट में। तब जाकर ये कंपनी का शेयर प्राइस 44 रुपये से 211 या 212 रुपये तक पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में कितना शेयर खरीदा है और उनका टोटल होल्डिंग अभी कितना है। राकेश झुनझुनवाला ने अनंत राज्य लिमिटेड में 1 करोड़ शेयर ले रखा है और उनका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज 3.39% है। ये सेम क्वांटिटी और सेम परसेंटेज आपको राकेश झुनझुनवाला का अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का डीमर्जर हुआ है अनंत राज्य लिमिटेड के साथ। वीडियो के आखिरी पड़ाव में देख लेते हैं अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का अनंत राज्य लिमिटेड के साथ क्यों डीमर्जर हुआ। अनंत राज्य लिमिटेड से अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का डीमर्जर तो हो गया, लेकिन ARGL जो कि अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड है, ये AR लिमिटेड का सब्सिडियरी बनी रहेगी। डीमर्जर के बाद अनंत राज्य लिमिटेड के पास जो मेन बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, कुछ होटल्स हैं जो न्यू दिल्ली और शिमला में लोकेटेड है, कमर्शियल प्रोजेक्ट और मॉल जो न्यू दिल्ली, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में है। कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं ARL के अंडर में, जो न्यू दिल्ली और गुड़गांव में मेनली लोकेटेड है। अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का अनंत राज्य लिमिटेड के साथ डीमर्जर के पीछे जो खास वजह बताई जा रही है, इसके बिजनेस जब अलग हो जाएंगे तो जो मैनेजमेंट होगा काफी फोकस्ड होगा और दोनों ही बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और अलग अलग मैनेजमेंट रहने की वजह से उसमें ग्रोथ का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हर शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहें तो ARL या ARGL के साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं या आप दोनों के साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं और डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉक भी हो जाएगा इसके शेयर होल्डर्स के लिए। अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले कुछ सालों का, तो यहाँ पर डेटा केवल अवेलेबल है दिसंबर 2020 से अब तक का, क्योंकि इस कंपनी का डीमर्जर ही हुआ था दिसंबर 2020 में। 3 महीना में इस कंपनी ने करीब 50% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और इस पीरियड में इसका लोएस्ट प्राइस 19 रुपया 5 पैसा रहा है, जबकि हाईएस्ट प्राइस 34 रुपया 95 पैसा रहा है। इस शेयर का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा अनंत राज्य लिमिटेड का था। दोस्तों, ये रहा अनंत राज्य लिमिटेड और अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर अगर ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके अपना होल्डिंग बनाए हुए हैं तो निश्चित ही उसका मीनिंग होगा, लेकिन हर रिटेल इन्वेस्टर को केवल इसके बेसिस पर किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करके बैठा है। इन बड़े इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपना टारगेट होता है और अपना क्राइटेरिया होता है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि रिटेल इन्वेस्टर का अलग क्राइटेरिया और अलग टारगेट होता है। ओवरऑल पिक्चर देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस कंपनी ने अपना वर्स्ट देख लिया है और शायद यहां से इसका फ्यूचर बेटर ही हो। पिछले कई सालों से रियल एस्टेट अच्छा नहीं किया है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में काम करने वाली हर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और जैसा कि गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए बात की है, मुझे ऐसा लगता है आने वाला फ्यूचर शायद रियल एस्टेट के लिए हो। अगर उसके बेसिस पर देखा जाए तो अनंत राज्य ग्लोबल लिमिटेड हो या अनंत राज्य लिमिटेड हो, इनके शेयर प्राइस में अच्छा खासा हाइक देखने को मिल सकता है, बशर्ते इनका बिजनेस क्या सेल्स हो या इसका प्रॉफिट हो उसमें ग्रोथ देखने को मिले। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ही शेयर मल्टीबैगर बन जाते हैं अगर उनका बिजनेस चल गया तो। अगर पर्सनल ओपिनियन खुद के लिए बताऊं तो ऐसे शेयर में मैं अपने फंड का उतना ही एलोकेशन दूंगा जितना कि उसमें बहुत ज्यादा अगर ग्रोथ ना भी देखने को मिले या कुछ लॉस भी बियर करना पड़े तो मुझे कोई प्रभाव ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।